Okay, so Assalamu alaikum. This is your teacher Sadania Sheikh. Okay, so here today we are here for the revision of our topics that are coming in tomorrow's assessment. That is assessment number 2 of mathematics. So इट इंक्लूड्स वेरी बेसिक चैप्टर्स। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा इतना प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, जो है वो हमारे पास बहुत सारा इजी चैप्टर्स आ रहे हैं इस असेसमेंट में। द मेन चैप्टर इज ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा में सबको थोड़ी सी आई गेस डिफिकल्टीज हो या फिर कुछ क्वेरीज होंगी, क्योंकि अलजेब्रा कंसिस्टिंग ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज व्हाइल डूइंग फैक्टराइजेशन, व्हाइल डूइंग सिंप्लीफिकेशन, व्हाइल डूइंग एक्सपेंशन एंड डिफरेंट अदर थिंग्स। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द things, all this stuff about that. ठीक है, so first of all, starting with coordinate geometry, and I'll record coordinate geometry, and then we will go on to algebra and all these things. ठीक है, या फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, हम algebra से स्टार्ट करते हैं। चलो, क्योंकि algebra is the base, तो algebra से स्टार्ट करते हैं। algebra that is the टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कह सकते हो या सबसे ज़्यादा लेंथी टॉपिक कह सकते हो फॉर आर मैथमेटिक्स। और अलजेब्रा में सिर्फ अलजेब्रा यहाँ पर एंड भी नहीं होता जितना हमने पढ़ा है। अलजेब्रा चलता रहता है, जैसे ज्योमेट्री है अलजेब्रा है, तो वैसे ही इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल डिस्कस ऑन द मेन टॉपिक, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशंस वगैरह। तो सारी चीज़ें स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं, बिल्कुल रॉ फॉर्म से। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी आती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ थ्री डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, इफ आई एम राइटिंग इट 2x plus 6, so it consisting of three different thing. The first thing is that it is consisting of coefficient. कोफिशिएंट हमेशा जो होता है वो किसके साथ लिखा जाता है? कोफिशिएंट विल बी रिटन ऑलवेज विद द, ठीक है, ऑलवेज विद द वेरिएबल। अच्छा सर, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब जो ऐसा अल्फाबेट जो रिप्रेजेंट कर रहा हो किसी नंबर को। ठीक है, कोई भी अल्फाबेट लिखा हुआ हो, A B C D X Y Z, दे ऑल आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक है, तो वी कैन कॉल एक्स इज ऑल्सो अ वेरिएबल। सो वी कैन से इट कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा? वेरिएबल। एंड कमिंग ऑन टू वर्ड सिक्स, सिक्स क्या होगा हमारा एट द एंड? दैट इज कांस्टेंट, बिकॉज सिक्स डजंट चेंज एट एनी पॉइंट। ठीक है, हमने देखा था कि हमारे पास एक्स की डिफरेंट वैल्यूज आ सकती है, 4 3 2 1 -1। हमने पुट भी करके देखी है, आगे हम जाएंगे वो भी डिस्कस भी करेंगे। तो एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, दैट इज वाई एक्स इज कॉल्ड अ वेरिएबल। बट सिक्स की जगह हम सिक्स ही लिखेंगे जब भी हम एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हो, जब भी हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारे पास इसी तरीके से आती है। नाउ कमिंग ऑन टू वर्ड्स अनदर थिंग, दैट इज हमारे पास ये हो गया। हमने कोफिशिएंट वगैरह डिस्कस करा। फिर हमने डिस्कस करा था, इसके ऊपर डिस्कशन करा था हमने मोनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स और मल्टीनोमियल्स वगैरह सारी चीज़ों पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग ऑन टूवर्ड्स मोनोमियल। मोनोमियल में हमने क्या डिस्कस करा था? मोनोमियल में हमने डिस्कस करा था कि मोनोमियल कौन सी टर्म्स होती है। मोनोमियल्स जो होती हैं ये हमारे पास, मोनोमियल्स में हमेशा इट कंसिस्ट ओनली वन टर्म। ये हमारे पास सिर्फ वन टर्म होती है। वन टर्म का मतलब क्या है? कि सर इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म होगी। जस्ट लाइक कि हम लिखते हैं 2x, तो 2x इज माई वन टर्म। ठीक है, या फिर मैं लिख दूं कि हमारे पास है 4x², या फिर मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास है 3x। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूँ 4ab। ठीक है, इट इज ऑल्सो वन टर्म। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि यहाँ पर सर एक कोफिशिएंट है, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल्स है, दो डिफरेंट वेरिएबल है, तो ये टू टर्म नहीं होगी। ये एक ही टर्म होगी बेटा, भले डिफरेंट वेरिएबल्स। अच्छा, एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है मेरे पास, 2x + 5x - 3x + 8x। तो आई कैन सी के मेरे पास ये क्या है? सब एक्स में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स होंगी सर? यहाँ पर भी एक ही टर्म होगी, बिकॉज एट द एंड सारी लाइक टर्म्स है। सारी लाइक टर्म्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। जब सब लाइक टर्म्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है, सो वी विल बी लेफ्ट विद वन आंसर। तो 2 + 5 7, 7 - 3 4, 4 + 8 12। सो आई गॉट एन आंसर ऑफ 12x आफ्टर सॉल्विंग दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी क्या कहलाएगा? मोनोमियल की कैटेगरी में फॉल करेगा। फिर हमने सेकंड पढ़ा था, दैट इज बायनोमियल। बायनोमियल में क्या होता है सर? बायनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, बायनोमियल में आपके पास टू टर्म्स होती हैं, क्योंकि बाय से हमें पता ही चल रहा है बायनोमियल का मतलब ये होता है कि दो चीज़ों पे बात हो। तो टू टू टर्म्स होती है हमारी एक्सप्रेशन में। सर हमारी एक्सप्रेशन में टू टर्म्स कैसे होती है? सर किस तरीके से होती है? हो सकता है सर 2x² + 2x है। ठीक है, दे बोथ आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स, बिकॉज 2x² कैन नेवर बी एड इन 2x, बिकॉज 2x is having the power of 2 here. ठीक है, and here there is no power, which means the power is 1. So there is a difference between the powers, so they cannot be added together. तो इसका कोई आंसर नहीं आ सकता। तो ये डिफरेंट टू टर्म्स है। या फिर दो वेरिएबल्स ही आपके पास डिफरेंट हो, 2y + 2x,
तो ये दो दो डिफरेंट वेरिएबल्स है, तो वापस ये अनलाइक टर्म्स हो गई। तो ये भी क्या होगी, बाइनोमियल कैटेगरी में फॉल करेंगे। कमिंग टू वर्ड्स पॉलिनॉमियल, वो ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है, आपके पास थ्री टर्म्स होती है। ठीक है, थ्री टर्म्स किस तरीके से होती है सर आपके पास, लुकिंग ऑन टू वर्ड्स, थ्री टर्म्स सर इस तरीके से होगी कि हो सकता है तीनों जो है ना वो आपके पास तीनों टर्म्स क्या हो, तीनों टर्म्स अनलाइक हो, जस्ट लाइक 3y + 4x - 2। ठीक है, एक कांस्टेंट है, दो वेरिएबल्स के साथ लिखी हुई है, लेकिन दोनों अलग अलग वेरिएबल्स के साथ लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है 3x² + 3x - 2। तो किसी ने 3x² और 3x को ऐड करके लिख दिया और टू टर्म लिख दिया, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज इट इज हैविंग अ पावर ऑफ 2, इट इज हैविंग अ पावर ऑफ 1, एंड 2 इज लेफ्ट विद कांस्टेंट। ठीक है, सो दे ऑल आर थ्री अनलाइक टर्म्स, so they cannot be added together, so they are known as trinomial। और जो फिर more than those consisting of four or more than four terms are known as multinomial और polynomials। अच्छा, इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दैट द मोस्ट इजिएस्ट पार्ट। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया कि मल्टीनोमियल्स कहलाते हैं। अच्छा सर, पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलीनोमियल्स क्या नहीं होते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलीनोमियल्स की। तो पॉलीनोमियल्स क्या चीज़ होती है? सर पॉलीनोमियल्स वो चीज़ें होती हैं, इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट पॉलीनोमियल्स, सो द मेन पार्ट ऑफ पॉलीनोमियल इज दैट यू हैव टू रिमेंबर कि पॉलीनोमियल क्या नहीं होते हैं, क्योंकि आज तक जितने भी हमने टर्म्स पढ़ी हैं, लेट्स सपोज 2x², 2x, 2xy, तो ये सारी क्या है सर, ये सारी पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि इसमें डिग्री क्या है, या तो पावर स्क्वायर है या क्यूब है, या यहाँ पर अगर मैं ये क्यूब भी कर दूं तो भी ये पॉलिनोमियल ही कहलाएगा, क्योंकि पावर क्या है, मेरे पास रैशनल है। पावर का रैशनल का मतलब क्या है कि पावर जो है वो एक ऐसा होल नंबर में है, या तो फिर हमारे पास होल नंबर में है, या फिर कुछ भी नहीं है, नहीं होती तो हमारे पास वन होती है पावर। नॉट अ पॉलिनोमियल में ये केस होता है कि जब नॉट अ पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो नॉट अ पॉलिनोमियल में ये होता है कि आपकी पावर जो है वो या तो आपके पास पावर नेगेटिव आ जाएगी, या फिर आपकी पावर जो है वो फ्रैक्शन में लिखी हुई होगी, या फिर आपकी पावर किस में लिखी हुई होगी, या फिर आपकी पावर लिखी हुई होगी अंडर रूट में। सो दे ऑल आर नॉट फॉलोइंग इनटू द कैटेगरी ऑफ पॉलिनोमियल, सो दे आर नॉट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये सिंपल से डिफरेंसेस है, इसीलिए बता रहा हूँ कि ये बेसिक्स है, ये बेसिक्स याद रहती हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें ग्रेप होती रहती है। फिर हमने डिस्कशन करी थी, हमने डिस्कशन किस चीज़ पे करी थी, द थर्ड थिंग दैट वी हैव डिस्कस इन द क्लास इज एक्सप्रेशन, इनइक्वालिटी और इक्वेशन। ठीक है, अब देखो गौर से सुनो। ठीक है, अब हमें इस लेवल पे आ गए कि हमें पता है कि इक्वेशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है और इनइक्वालिटी क्या है। तो हर चीज़ को सॉल्व करने का भी एक डिफरेंट तरीका होता है। जब आपके पास एक्सप्रेशन होती है ना, एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि आपके पास लिखा हुआ है 4x + 3। अब इस एक्सप्रेशन में आपके पास इक्वल टू का साइन नहीं है। अब जब आप आगे जाएंगे ना, तो एक्सप्रेशन में दो कैटेगरीज के क्वेश्चन बनते हैं, या तो फैक्टराइजेशन का सवाल बनता है, या फिर आपके पास बनता है एक्सपेंशन का सवाल। फैक्टराइजेशन का सवाल कौन सा होता है, जिसमें हम कॉमन टेकिंग करते हैं सर, तो फैक्टराइजेशन डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। एक्सपेंशन का सवाल कौन सा होता है, जिसमें हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं कि 2 4x + 3 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो इस और एक और भी क्वेश्चन आता है इसमें एक्सपेंशन में, आपके पास वो एलसीएम वाला एलसीएम टेकिंग क्वेश्चन आता है। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि एलसीएम टेकिंग क्वेश्चन होता है। तो ये क्या होते हैं, ये तीन चार डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चंस पे हम डिस्कस भी करेंगे कि जब भी आपके पास एक्सप्रेशन हो, एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि इक्वल टू का साइन नहीं हो, तो आप समझ जाओ या तो आपसे वो फैक्टराइजेशन मांग रहा होगा सवाल में, या वो आपसे एक्सपेंशन मांग रहा होगा सवाल में, या फिर वो आपसे एलसीएम टेकिंग वाला क्वेश्चन मांग। अच्छा सर, ये तीनों क्वेश्चन कैसे होते हैं वो भी दिखाएं। बिल्कुल, अभी देखेंगे कि हम ये तीनों क्वेश्चन कौन से होते हैं। इन तीनों चीजों को हम अभी हाईलाइट कर लेते हैं अपने पास, फिर जैसे हम आगे मूव ऑन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमने ये चीज डिस्कस करी थी तो ये किस तरीके से सॉल्व होती है। तो एक्सप्रेशन ये हो गई जिसमें कोई भी साइन नहीं होता। फिर हमने पढ़ी थी वो, फिर हमने पढ़ी थी कौन सी, आ, एक मिनट, हाँ, फिर हमने पढ़ा था इनइक्वालिटी। अच्छा, आज तक इनइक्वालिटी का कोई सवाल करा है? नहीं सर, अभी तो हमारे सिलेबस में इनइक्वालिटी का बताया नहीं। इनइक्वालिटी में होता क्या है सर, या तो आपके पास ग्रेटर देन का साइन होगा या लेसर देन का साइन होगा, या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा या लेसर देन इक्वल्स टू होगा। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन होता है। ठीक है, डोंट गॉट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अच्छा, इस वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको है ना हर चीज क्लियर है। मैं इसमें क्वेश्चन की टेक्निक्स भी बता दूंगा कि किस तरीके से। और ये क्या होता है, लेसर देन इक्वल्स टू। सही है, तो सर यहाँ पर हमें ये चीज तो क्लियर हो गई कि इनइक्वालिटी क्या होती है और एक्सप्रेशन क्या होती है। सर अब इक्वेशन, इक्वेशन के बारे में भी थोड़ा सी बातें क्लियर कर दें। तो इक्वेशन में क्या होता है आपके पास,
इक्वेशन की अगर बात करें तो इक्वेशन में आपके पास ये होता है कि आपके पास इक्वल टू का साइन ऐड हो जाता है। ठीक है, वहां पर इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन लेसर देन का साइन लगता है, एक्सप्रेशन में कोई साइन नहीं होता। और इक्वेशन में क्या हो जाता है, आपके पास इक्वल टू का साइन लग जाता है। लेट सपोज 4x+3 इज इक्वल्स टू 2। तो अब ये क्या बन गई मेरे पास, ये बन गई है नॉट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज एल्जेब्रिक इक्वेशन। और हमने आज तक एल्जेब्रिक इक्वेशंस को डील करने का सीखा है जब भी, तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने जब भी इक्वेशन देखी है हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, या फिर ड्रॉ अ लाइन विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, ये मैं आगे के टॉपिक्स को रिलेट करूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जब भी आपके पास इक्वेशन होगी ना। अब भी आप गौर से सुने, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये दोनों चीजें भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमने ये जो अभी लिखा है कि क्या किस तरीके से होता है, किस तरीके से नहीं होता। लेकिन फॉर सपोज अभी मेरी बात ये सुने कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन आती है ना, 4x+3 लाइक इज इक्वल टू 2, इट्स एन इक्वेशन। जब भी आपके पास कोई इक्वेशन आती है, उस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, या तो आपके पास वो एग्जामिनर आपसे मांग रहा होगा कि आपने सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है। सर निकाल सकते हैं, 4x+3 इक्वल्स टू 2 है, तो थ्री, ये 2 - 3 हो जाएगा एंड दैट बिकम्स 4x। तो ये -1 हो जाएगा एंड दैट इज 4x, तो ये x इक्वल्स टू -1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आसान है कि सर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू -1/4। ठीक है, या फिर वो क्या कराएगा, आपसे लाइन ड्रॉ करवा लेगा। ठीक है, या तो वो आपको इक्वेशन ऐसे दे देगा 3x+2। अब आप इसमें लाइन ड्रॉ कर लें, वो जो टेबल बनाते थे वो सारा मेथड करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो सारा बात का केस। अभी हम ये डिस्कस करें कि इस इक्वेशन से वो किस तरीके के सवाल पूछ सकता है। तो ये दो टाइप्स के सवाल पूछ सकता है। ठीक है, या फिर वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का सवाल पूछ देगा कि 4x+3 अपॉन इज इक्वल टू 2x+6/2। तो ये क्या होगा, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, देन यू विल गेट योर आंसर। दैट इज, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, अनलाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, देन यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ हेल्प और फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन, मैं ये सारी चीजें आपको अभी से ही नॉलेज में रख रहा हूँ। ठीक है, कमिंग ऑन टूवर्ड्स, ये सारी चीजें हो गई। फिर हमारे पास अलजेब्रा में जो है ना, वो हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और वो आती है हमारे पास। तो अब हम सिर्फ एक्सप्रेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ algebraic इक्वेशन, एक्सप्रेशन, सॉरी नॉट इक्वेशन। ठीक है, अभी तो एक्सप्रेशंस की हम एडिशन सब्ट्रैक्शन से। अच्छा, अब लेट सपोज हमारे पास, पहले तो एडिशन की बात करते हैं। तो एडिशन की अगर हम बात करें तो सर एडिशन की बात किस तरीके से होगी, एडिशन की बात करें तो फिर हम ग्रीन से ही लिखते हैं कि एडिशन में क्या है हमारे पास। लेट सपोज आपके पास दो टर्म्स दी हुई है, दैट इज 8x²। ठीक है, +4x - 3। एंड, एंड का मतलब हमेशा क्या होता है, एडिशन। ठीक है, एंड, और लिख लो आप 4x+3 - 2x²। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशन लिखी हुई है। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस को ढूंढेंगे। और हमारे पास एक ही अप्रोच, दो अप्रोचेस आती हैं। दो अप्रोचेस कौन सी होती है, फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल मेथड, द सेकंड वन इज वर्टिकल मेथड। अच्छा, एडिशन में मैं सिर्फ एक ही मेथड कर रहा हूँ, दैट इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में आप दोनों मेथड करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से होता है। इसमें भी दोनों मेथड यूज हो सकता है, इट्स अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू, व्हिच एवर मेथड यू विल बी कंफर्टेबल, यू कैन यूज इट इन द पेपर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड की अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल मेथड में होता क्या है, आपके पास एक्सप्रेशन है। आपने सबसे पहले कोई भी एक्सप्रेशन एक पिक कर लेनी है। आपने एक एक्सप्रेशन पिक कर ली, पहली वाली, दैट इज फर्स्ट वन, और इसको मार्क कर लिया, दैट इज सेकंड वन। तो आपने लिखा 8x² + 4x - 3। ठीक है, प्लस का साइन लगाया, आपने लिखा 4x+3 - 2x²। यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की कोई नीड नहीं होती है एडिशन में ऐसा कोई मसला होता भी नहीं। ठीक है, क्योंकि साइन एडिशन का होता है, तो फिर कोई आपको साइन की मल्टीप्लिकेशन की नीड ही नहीं होती। Then whenever you are starting to solve it, first arrange it in a form कि like terms आपकी हमेशा साथ होनी चाहिए। तो x² वाली के साथ होगी तो 8x² - 2x²। 4x वाली 4x के साथ होगी तो 4x + 4x। ठीक है, और ये 3 साथ होगा तो -3 + 3। सो फर्स्ट सॉल्व इट, 8 - 2 के आ गया हमारे पास 6x²। ठीक है, 4 + 4 के आ गया हमारे पास 8x। ठीक है, 3 - 3 हमारे पास आ गया 0। ठीक है, तो हमने लिख दिया 6x² + 8x इज माई आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिशन का सिंपल मेथड होता है और इस तरीके से हमारे पास एडिशन हो जाती है।
Now coming on towards taking the same example and doing it in the form of subtraction, ठीक है, ताकि इस सेम एग्जांपल से जब आप सबट्रैक्शन करेंगे ना तो आपको एक अच्छा ओवरव्यू आपको अच्छा मिल जाएगा कि किस तरीके से हमारे पास ये चीज बन रही थी। तो हमने इसको यहाँ पर पेश करा, ठीक है, और अब जो है वो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं सबट्रैक्शन को पिंक कलर से, और फिर सबट्रैक्शन को करेंगे भी हम पिंक से। तो कमिंग ऑन टू वर्ड सबट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम। अब ये क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट दिस, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, ठीक है। इसने कह दिया कि सब्ट्रैक्ट करना है आपने 8x² प्लस 4x - 3 को इस वाली टर्म्स में। जो फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है, एक चीज आप नंबरिंग कर लें कि जो फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है ना, जो फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है वो क्या आएगा, पहले आएगा हमेशा। तो फ्रॉम के बाद वाला कहाँ आएगा, हमेशा पहले नंबर पे। फिर फ्रॉम के पहले वाला जो है वो बाद में आप लिखेंगे, देन यू विल बी सॉल्विंग इट। तो फ्रॉम के पहले वाला पहले हॉरिजॉन्टल मेथड से कर लेते हैं, फिर उसको वर्टिकल मेथड से भी देख लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल मेथड से जब हम करने गए तो हमने पहले इसको लिख लिया 4x + 3 - 2x², ठीक है। देन यू विल पुट द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन बिकॉज इट्स रिटन फॉर्म, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया। देन ओपन योर ब्रैकेट एंड राइट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। 8x² + 4x - 3, जस्ट the one thing that you have to remember in this question is just to open the bracket and close the bracket, ठीक है, in before writing this expression, ठीक है। तो bracket is the most important thing for this question. When you start writing with the brackets, you will develop your habit, and then you will be more comfortable while solving these types of questions. So 4x + 3 - 2x² minus, फिर आपके पास पूरा ब्रैकेट में लिखा हुआ है। Now whenever you start solving these questions, ठीक है, तो फिर आपको सबसे पहले स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। बी अलर्ट while doing the स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन। इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो पहले तो हम ये वाली पूरी टर्म को एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि इसके साथ कोई भी चेंजमेंट नहीं है। फिर दिस माइनस विल बी मल्टीप्लाइड दिस विद दिस प्लस, बिकॉज यहाँ कोई साइन नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस का साइन होता है। कोई ये नहीं पूछेगा कि यहाँ पर प्लस कैसे आया। तो दैट माइनस प्लस माइनस माइनस 8x² आ गया, दैट माइनस, ठीक है। तो फिर ये माइनस और ये प्लस होके क्या आ जाएगा मेरे पास, ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये भी -4x हो गया। और फिर गोइंग ऑन टू वर्ड्स, दिस माइनस एंड दिस माइनस, माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा प्लस। तो ये आ गया हमारे पास प्लस। अब जो है वो हम सिंपली रीअरेंज करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज -2x² -8x² -4x +4x +3 एंड +3, सिंपल, ठीक है। -2 -8 कितना हो गया हमारे पास, -10x², ठीक है। -4 +4 ये हमारे पास 0 हो गया, 0x n +3 हमारे पास 6 हो गया। सो व्हाट विल बी माय आंसर, -10x² +6 इज माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल मेथड। अच्छा, अब बहुत से बच्चे पूछ रहे होंगे वर्टिकल मेथड, इफ यू वांटेड टू स्किप द वर्टिकल मेथड, इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू, ठीक है। बट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप हॉरिजॉन्टल से कंफर्टेबल है और वर्टिकल स्किप करना चाह रहे हो तो यू कैन स्किप द वर्टिकल वन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंफर्टेबल है, अच्छी तरीके से देख लें वर्टिकल में होता क्या है। वर्टिकल में डिस्कस कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। कुछ बच्चे होंगे जो वर्टिकल के साथ गो ऑन करते हैं, तो इट्स टोटली रीजनेबल, कर सकते हैं आप गो ऑन। तो वर्टिकल पे अगर हम बात करें तो वर्टिकल मेथड में होता क्या है, वर्टिकल मेथड में सेम एक्सप्रेशन है, सेम चीज़ें। अब आप क्या करेंगे, वही चीज़ अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन पहले आप क्या लिखेंगे, हम इसमें भी यही रूल होता है कि पहले आप ये वाली एक्सप्रेशन लिखेंगे फ्रॉम के बाद वाली। तो आपने पहले फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन लिख दी, 4x + 3 - 2x²। फिर आपने जो है वो फ्रॉम के पहले वाली एक्सप्रेशन लिखी, 8x ओके +4x -3, ठीक है। सो नाउ जब आफ्टर राइटिंग दीज थिंग्स, फिर आपने जो है ना वो सेकंड वाली एक्सप्रेशन को गौर से देखना है और उसको सॉल्व आउट करना है। अब आप क्या करेंगे कि आप अपनी साइंस को रिप्लेस करेंगे। साइंस को रिप्लेस किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे प्लस है ना, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लिख दे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लिख दे, सिर्फ नीचे वाली टर्म के साथ। ऊपर वाली टर्म के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस आ जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब आप सॉल्व आउट करेंगे कि ये इससे सॉल्व नहीं हो सकता, ये इससे सॉल्व होगा। तो ऊपर वाले को मुझे थोड़ा सा रीअरेंज करने की जरूरत है, मैं ऊपर वाले को रीअरेंज कर लेता हूँ। क्या करा मैंने कि ये लिखा हुआ था 4x - 3 + 2x लिखा हुआ था, तो मैंने क्या करा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं, यहाँ पर 4x + 3 - 2x² लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैंने साइंस चेंज कर दिया इस पर। आपके पास सवाल में लिखा हुआ है 4x + 3 - 2x²। अब आपने क्या करा है, आपने सिर्फ ये करा है कि आपने x² वाली को पहले लिख लिया, फिर x वाली लिख ली, फिर कोफिशिएंट वाली लिख ली। अब -2 - 8 कितना हो गया, -10x² हो गया।
फिर माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 - 4 0 एक्स आ जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास +3 + 3 6 आ जाता है। इसको लिखने का कोई मकसद नहीं है, तो आप लिखेंगे -10x² +6। ठीक है, और +6 आएगा, हाँ। ठीक है, तो यू विल गेट योर आंसर, दैट इज -10x² +6। अब इसको जरा उसके साथ मैच कर लें, तो हमारे पास दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो हियर यू गो, ये हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन होता है, और इसमें ये हमारे पास सारी थोड़े से केसेस होते हैं। तो यहाँ तक कि ये चीज़ें आई गेस आई होप सो क्लियर होंगी, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अब जो है वो आगे सारी डिफिकल्टीज टेक्निकलिटीज आती हैं, तो वो टेक्निकलिटीज वो डिफिकल्टीज आप जब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप सो कि ये जहाँ तक यहाँ पर हमने करा है वो भी सारी चीज़ें आपको आई होप से क्लियर होंगी। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस में ये करते हैं। ओके सो we were on the page of subtraction and addition of algebraic expressions. Now we are going to discuss about something about the algebraic expressions. जो हमने पीछे एक चीज नोट करी थी, वो क्या ये नोट करी थी हमने कि हमारे पास एक्सप्रेशन 4x + 3 थी। उसके मैंने 3 मेथड्स बताए थे। एक बताया था फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आता है, एक एक्सपेंशन का होता है, और एक कैल्शियम टेकिंग का आता है। तो सर ये 3 क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन की। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टराइजेशन आ जाती है। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में सबसे ज्यादा आने वाली चीज ही यही होती है हमारे पास, फैक्टराइजेशन। अगर फैक्टराइजेशंस की बात करें ना हम, फैक्टराइजेशन की, तो मैं फैक्टराइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कॉमन टेकिंग। जब आप फैक्टराइजेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपने फैक्टर्स बनाने। फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि आप ये ऑन द योर लेवल, हम फैक्टर्स को ये एज्यूम करते थे कि हमारे पास क्या आने चाहिए, हमारे पास कॉमन टेकिंग का हमें प्रोसीजर पता होना चाहिए। अब कॉमन टेकिंग दो टर्म्स हो सकती है। देखो, एक टर्म में तो हम कोई कॉमन नहीं ले सकते, हमारे पास एटलीस्ट दो टर्म्स होनी चाहिए ताकि कुछ कोई चीज कॉमन है। तो कभी कभार हमारे पास दो टर्म्स होती है तब हम कॉमन लेते हैं, जब हमारे पास 3 टर्म्स होती है तो भी हम कॉमन लेके चेक करते हैं। कभी कभार हमारे पास 3 टर्म्स होती है तो भी हम कॉमन लेके चेक करते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द थिंग कि हमारे पास क्या चीज है और क्या नहीं है। ठीक है ना? तो अभी के लिए हम अज्यूम करते हैं, पहली कैटेगरी अज्यूम करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म है। ठीक है, 2 टर्म हम कॉमन टेकिंग कर रहे हैं। 2 टर्म कॉमन टेकिंग में ये होता है, कैटेगरी 1 है ये, 2 टर्म फैक्टराइजेशन। अब कॉमन टेकिंग नहीं करेंगे, फैक्टराइजेशन ही करेंगे क्योंकि हम ग्रो अप होकर। ठीक है, तो 2 टर्म कॉमन टेकिंग में ये होता है कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स सपोज 4x सॉरी के 18xy -81x²। इट्स अ 2 टर्म क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको पता है इसमें दो डिफरेंट टर्म्स है, बिकॉज एक में एक्स वाई है और एक में x² है। तो दोनों अनलाइक टर्म्स है, दो अनलाइक टर्म्स है। अब हमें करना क्या है कि हमें अनलाइक टर्म्स में से फैक्टराइजेशन करनी है। अब फैक्टराइजेशन जब आप करते हैं ना, तो फैक्टराइजेशन के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, फैक्टराइजेशन के लिए कि आपके पास कॉमन क्या आ रहा है। सबसे पहले आप कॉमन में वेरिएबल देखते हैं, देन फिर आप कोफिशिएंट के ऊपर जाते हैं। तो वेरिएबल में मेरे पास एक एक्स और एक एक्स कॉमन है यहाँ पर। यहाँ पर x² का मतलब ये है कि मेरे पास 2x। ठीक है, x² का मतलब ये होता है 2x है, क्यूब का मतलब ये होता है कि 3x। यहाँ पर एक्स की पावर कुछ नहीं है, मतलब एक एक्स है। तो मैंने इन दोनों में देखा कि एक एक्स तो कॉमन आ रहा है, एक एक्स यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो मैंने क्या करा कि एक एक्स को कॉमन ले लिया, बाहर लिख दिया। ठीक है, व्हेन आई टेक 1x एज अ कॉमन। ठीक है, सो अंदर क्या, ये वाला एक्स तो कैंसिल हो गया होगा। ठीक है, अब मैं कोफिशिएंट को देखता हूँ, क्या मेरे ये दोनों कोफिशिएंट में कोई चीज कॉमन है? अच्छा, बहुत से बच्चे कहेंगे 81 और 18 बहुत सारे टेबल्स में आते हैं। लेट सपोज 81 और 18 आते हैं हमारे पास, 3 के टेबल में आते हैं। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं 3 के टेबल में आते हैं, और 6 के टेबल में आई गेस पता नहीं आते होंगे नहीं आते होंगे, लेकिन आते हैं। 3 के टेबल में आते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको 3 के टेबल से सॉल्व करते हैं। 3 6 18 लिखते हैं, और 3 3 2 6 लिखते हैं, 23 7 27। यहाँ पर भी बच्चे करने के बाद है ना, इसको 6 वगैरह 6 6y -27x लिखकर इसको क्लोज कर देते हैं कोई इससे। अब यहाँ पर ये है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आ गया है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं। ये आंसर तो आ गया है लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि हमने वहां तक सिंप्लीफाई करना है जहां तक पॉसिबल। तो वाई नॉट टेकिंग अ नंबर
जो आपको ग्रेटेस्ट नंबर हो जो दोनों के टेबल में आ रहा हो। यू हैव योर कैलकुलेटर, ठीक है, यू हैव योर ब्रेन्स, ठीक है। तो ब्रेन्स को यूज करते हुए आपने क्या करना है, अपने इस तरीके से वो कोफिशिएंट उठाना है वो जो दोनों के टेबल में हाईएस्ट नंबर आ रहा हो। ठीक है, हम 9 के टेबल देखें तो 9 के टेबल में 9 टू से 18 होता है और 9 9 से 81 होता है। ठीक है, तो 9 को हमने कॉमन ले लिया। जब 9 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 और बाय 2y बच गया, और यहाँ पर क्या बचा 9, और ये 2x था तो एक एक्स कर दिया, एक एक्स बच गया, तो क्या बचा 9x। अब देखो ये होने के बाद क्या हुआ, यह होने के बाद मुझे एक बेनिफिट हो गया कि अब 2y और 9x में कुछ भी कॉमन नहीं है, और कोफिशिएंट भी कॉमन नहीं है, और कोई वेरिएबल भी कॉमन नहीं है। सो माई आंसर गॉट्स क्लियर, ठीक है, ओवर हियर। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि 9x 2y माइनस 9x। ठीक है, सो दिस इज माई टू टर्म फैक्टराइजेशन। अच्छा, टू टर्म फैक्टराइजेशन हो गई। अब थ्री टर्म फैक्टराइजेशन पे बात करते हैं। अच्छा, अब ये गौर से देखना, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज कंसिस्टिंग ऑफ थ्री डिफरेंट टर्म्स। अब थ्री डिफरेंट टर्म्स में ना आपके पास टू टर्म में क्या होता था कि आपने कॉमन ले लेते थे, थ्री में भी आप सिंगल कॉमन लेंगे, ठीक है। इसमें भी सिंगल फैक्टर बनता है, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स नहीं बनते। फोर टर्म में ऐसा होता है कि आपके पास दो डिफरेंट फैक्टर्स बनते हैं, और एक फैक्टर आप फैक्टर कहलाता क्या है, ये जो ब्रैकेट होता है ना, इसे असल में फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, दैट ब्रैकेट इज कॉल्ड एक्चुअली द फैक्टर। ठीक है, तो आपके पास इसमें भी एक ही फैक्टर आता है। सर फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, कॉमन टेकिंग के थ्रू। क्या है हमारे पास 3m। अब ये देखो ये दोनों क्या थी, ये वाली पहला वाला क्वेश्चन जो था, जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, जो 18xy माइनस 81x स्क्वायर जो क्वेश्चन था, तो ये क्या था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था या इक्वेशन था। जरा ये सवाल अब खुद से पॉज पॉज करना वीडियो और आंसर करना क्या है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या इक्वेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, क्योंकि हम कैटेगरी किसकी पढ़ रहे हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की कैटेगरी पढ़ रहे हैं, उसी में हमने फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उस वक्त कहा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के किस तरीके से सवाल आ सकते हैं, एक फैक्टराइजेशन का आ सकता है, एक्सपेंशन का आ सकता है, और एलसीएम टेकिंग का आ सकता है। तो हम फर्स्ट कैटेगरी कर रहे हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन में हमने क्या करा, टू टर्म फैक्टराइजेशन करा, अब हम कर रहे हैं थ्री टर्म फैक्टराइजेशन, दैट इज कैटेगरी नंबर 3। तो यहाँ पर लिख दूं मैं थ्री टर्म फैक्टराइजेशन। अच्छा, अब जिसको अगर क्लियर हो जाए ना थोड़ा सा भी फैक्टराइजेशन, तो वो ये वीडियो पॉज करके पहले ये करे, और फिर उसके बाद है ना, मतलब उसके बाद फिर आंसर रीचेक कर लो। चलो, पॉज कर दिया होगा, आई होप सो कर लिया होगा। ठीक, सो लेट्स लेट्स मूव ऑन। हमने इन तीनों में कॉमन देखा, सबसे पहले तो हमें वेरिएबल एक कॉमन दिख रहा है, दैट इज एम। ठीक है, और हमने एक टेबल देखा जो कि टेबल दिख रहा है 3 का, तो हमने 3m को बाहर कॉमन ले लिया। जब 3m को पूरे बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है, जीरो नहीं लिख के आना। ठीक है, यहाँ पर 3 6 18 होता है, और एक m गया तो एक m बचेगा, तो ये क्या बचेगा 6m। ठीक है, एक m कैंसिल हो गया, यहाँ n बचेगा वेरिएबल में, और 3 9 से 27 होता है, तो 9 + 9n बचेगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास टू टर्म फैक्टराइजेशन, थ्री टर्म फैक्टराइजेशन। अब इसमें देखो इन तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, और ये अलग। जब आपका आंसर ऐसा हो जाए कि इन तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं हुआ, अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले में किसी भी में कोई भी चीज कॉमन नहीं, देन यू हैव डन योर आंसर करेक्टली। ठीक है, इन टू टर्म और थ्री टर्म फैक्टराइजेशन। और फोर टर्म फैक्टराइजेशन देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि हमारे चेकिंग का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ कमिंग ऑन टुवर्ड्स थर्ड कैटेगरी, दैट इज फोर टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग। ठीक है, फोर टर्म फैक्टराइजेशन में ये होता है कि आपके पास दो एक चीज कॉमन होगी, एक चीज नहीं होगी, एक चीज वो होगी, बट लेट्स सी कि क्या हमारे पास क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट क्वेश्चंस है फॉर फोर टर्म फैक्टराइजेशन। दो डिफरेंट क्वेश्चंस है, उन दोनों डिफरेंट क्वेश्चंस को क्या किस टेक्निक से होते हैं वो देखते हैं। पहले वाले को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अब जब टू टर्म पर ही तो हमने क्या पढ़ा कि दोनों में से आपने कॉमन देख लिया और सिंपल कर लिया। थ्री टर्म पढ़ी तो हमने ये भी देखा कि थ्री टर्म में भी क्या था कि हमने कॉमन देखा और सिंपल फैक्टराइजेशन कर लिया। फोर टर्म में ये होता है कि फोर टर्म में चारों में कोई भी चीज कॉमन नहीं होती। देखो इसमें एम कॉमन इन दोनों में ए कॉमन है, तो इन दोनों में बी कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में एम कॉमन है, तो इन दोनों में एन कॉमन है। चारों में कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो चारों में कॉमन। तो जब कोई चीज ऐसी होती है जो चारों में कॉमन ना हो, ठीक है, सो कोई चीज ऐसी हो जो चारों में कॉमन ना हो,
तो फिर क्या कहते हैं, देन वी विल गो फॉर इट, देन वी विल गो फॉर इट, हम करते हैं फिर उसके बाद सिंपल ग्रुपिंग। ठीक है, हमने ये दो का ग्रुप बनाया और ये दो का ग्रुप बनाया, और इन दोनों में से हम फिर क्या करेंगे, अपनी कॉमन टिकिंग करेंगे। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है सर, तो अंदर क्या बच जाएगा, एम, ये एक कट हो गया, ये एक कट हो गया, तो हमारे पास एम प्लस एन बच गया। प्लस का साइन लगाया, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सर, बी कॉमन आ रहा है, तो एम प्लस एन। जब आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए, देन यू हैव गॉट द राइट आंसर। ठीक है, यहां तक आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है, जब आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए तो आपका राइट आंसर आ जाता है। देन सेकंड पार्ट आपने क्या करना होता है, इन दोनों ब्रैकेट्स जब सेम है ना, तो इन दोनों ब्रैकेट्स की जगह आप एक ही ब्रैकेट लिखो, एम प्लस एन, सिंपल वन ब्रैकेट लिख दे। और जो आपके पास कॉमन आपने लेके जो बाहर आए ना, जिन चीजों को आपने कॉमन लिया है और जो बच गई, उनको एक ब्रैकेट में लिख दें, ए प्लस। और कोई भी बच्चा है इन दोनों के बीच में प्लस का साइन नहीं लगाएगा, ना ही इन दोनों के बीच में कॉमा लगाएगा। ठीक है, ये दोनों एक साथ लिखे जाएंगे, इन दोनों के बीच में अगर कोई साइन आपको बहुत लगाने का शौक हो रहा है, वैसे तो कोई लगाने की जरूरत नहीं है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दे, डॉट का साइन लगा दे, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर नहीं लगाओगे तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट है, तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाए फॉर दैट सिंपल फैक्टराइजेशन। ठीक है, टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा कि आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन का साइन है, उस वजह से ये क्वेश्चन ऐड करा है, बट घबराने की जरूरत नहीं है, द क्वेश्चन इज सिंपल एज इट। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, इन दोनों में एक चीज कॉमन है। तो अब आप क्या करेंगे, पहले थोड़ी रीअरेंजिंग कर लेंगे। रीअरेंजिंग इस तरीके से करेंगे, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, देन आप लिखेंगे प्लस 6xy माइनस 12y स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। अब आपने क्या करा, इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स को बाहर लिया, अंदर क्या बच गया आपके पास, एक एक्स कट गया, एक एक्स बचा, तो अंदर यू विल बी लेफ्ट विद 2x माइनस 2y। देन यू विल टेक केयर 6 कॉमन, दोनों एक टेबल में आते हैं, और y कॉमन ले लिया आपने। ठीक है, तो 6y आपने कॉमन ले लिया, देन यू विल बी लेफ्ट विद x माइनस 2y। ठीक है, जब आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, देन यू विल गेट द दोज ब्रैकेट सेम। तो आपने क्या करा, इन दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ लिख दिया, और इन दोनों को ऐड करके एक साथ, सो यू विल बी गेटिंग योर राइट आंसर। ठीक है, दैट्स इट, सिंपल इजी। ठीक है, तो ये दोनों एक बार खुद से भी ट्राई करना, तो यू विल गेट मोर क्लियर अबाउट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा फैक्टराइजेशन में और कुछ बचता नहीं है, फैक्टराइजेशन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब फैक्टराइजेशन हो गई हमारे पास। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सेकंड में हमारे पास हमने कौन सी कैटेगरी देखी थी क्वेश्चंस की, हमने ये यही कैटेगरी करनी है, तो हमारा अलजेब्रा कंप्लीट हो जाए। फिर एक्सपेंशन देखी थी, एक्सपेंशन क्या होती है, एक्सपेंशन का एक फुल फ्लेक्स क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। ठीक है, ताकि आपको जो है ना वो मसला नहीं। ठीक है, सेकंड कैटेगरी है हमारे पास। अच्छा, अब एक्सप्रेशन का फुल फ्लेक्स क्वेश्चन हो गया सर, कैसे करेंगे सर, एक क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज द फुल फ्लेक्स क्वेश्चन फॉर एक्सपेंशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये भी क्यों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहला रही है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। जब इक्वल टू का साइन नहीं होता तो वो क्या कहलाती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है, दिस नॉट इंक्लूड्स एनी टाइप ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ब्रेन एक्टिव रखना है, और यू विल हैव टू डू स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन ओवर ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, पहले आपका ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो -7, ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। ठीक है, ताकि आपकी जो है ना वो कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फेयर इनफ, अगर नहीं आता, इससे सिंपल आता है, तो यू विल गो फॉर इट। ठीक है, और आपके पास आपकी वर्कशीट भी है, वो वर्कशीट को कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, कोशिश करेंगे उस वर्कशीट के आंसर्स मैं इंशाल्लाह कल तक अपलोड कर दूंगा दोपहर तक, बट आई डू माई बेस्ट इन दैट वीडियो कि आपको सारी चीज़ें कवर हो जाए। तो अगर आपने ये 1-1.5 घंटे की वीडियो है और वो आपने देख ली है, सो आई होप सो कि आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए। 2 7 से मल्टीप्लाई होगा, 2 - 7 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, -14h। ठीक है, -7 माइनस प्लस माइनस, और 7h मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बच जाएगा, 7h स्क्वायर, क्योंकि एच एच से मल्टीप्लाई होके एच स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, फिर आपके पास ये है दो ब्रैकेट्स। जब दो ब्रैकेट्स आते हैं तो आप क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा सिंपल ही, पहले 3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर एच को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो 3 4 + 2h माइनस एच 4 + 2h, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 3 4 जा क्या हो गया आपके पास, 12 हो गया, 3 2 जा 6h हो गया, -4h हो गया, माइनस प्लस माइनस
एंड माइनस 2h² हो गया। ठीक है, नाउ द इक्वेशन इज सेम। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये वाली दोनों लाइक टर्म्स है, इन दोनों को पहले साथ लिख दिया, -7h² -2h²। ठीक है, सिंपल, -14h। कीप द थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, कोई हेक्टिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर लाइक टर्म्स नहीं आ रही तो उसको एंड में लिख के छोड़ दो। ठीक है, -2 -7 और -2, माइनस माइनस प्लस होता है, और -7 -2 को प्लस करोगे तो 9 आएगा, और साइन ग्रेटर का आएगा तो माइनस का साइन। ठीक है, -14 + 6। ठीक है, और -4। तो -14 + 6 कितना होगा, पहले 6 -4 कर लो, क्या बचता है, 2 बचता है। इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 6 -4, 2 बचेगा। ठीक है, और -14 + 2, ठीक है, बचेगा आपके पास -12 बचेगा। So you will be getting your answer -12h। ठीक है, और फिर ये आपके पास 12 आ गया। सिंपल, आपके पास क्या बन गई, एक एक्सप्रेशन बन गई, दैट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये होता है एक्सपेंशन का कमाल, और एक्सपेंशन इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, आई होप सो एक्सपेंशन में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि एक्सपेंशन इज द मोस्ट इजिएस्ट पार्ट दैट आई थॉट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इट वाज। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सेकंड कैटेगरी, दैट इज एक्सपेंशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की थर्ड कैटेगरी, दैट इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, एलसीएम टेकिंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आपके पास एलसीएम टेकिंग में किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है सर, थोड़ा सा गाइड करते हैं। तो एलसीएम टेकिंग में सिंपल थोड़ा आसान सा क्वेश्चन आता है। आसान सा क्वेश्चन किस तरीके से होता है, लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे गिवन है, 3x-2/3 + 4x-6/4। अब नहीं, हाँ 4। ठीक है, नाउ लुकिंग लुकिंग आउट द क्वेश्चन, अब ये यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है। ठीक है, बी केयरफुल, प्लस और माइनस का साइन होना, तो बी केयरफुल। ठीक है, तो प्लस और माइनस से आप समझ जाए कि यहाँ पर एलसीएम टेकेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है, और इसकी थर्ड कैटेगरी है। ठीक है, बी अलर्ट, बेटा पेपर में अलर्ट रहेंगे तो खुद ब खुद आंसर्स जो है ना वो आपके सेम सिंपल हो जाए। हमने कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन कैटेगरीज पढ़ी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो ये तीन कैटेगरीज के क्वेश्चन आ सकते हैं एक्सप्रेशन से, तो आपको एक्सप्रेशन से ही सॉल्व करना है। क्या आपको बता दिया, फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेशन है, किसी ने अपनी तरफ से इक्वल टू का साइन लगा के सॉल्व करा या उसका आंसर निकाला, तो वहां पर मैं -5, मैं पेनल्टी डिडक्ट करूंगा। मैं सिर्फ मार्क्स नहीं डिडक्ट करूंगा, मैं पेनल्टी डिडक्ट करूंगा, क्योंकि जब इतनी बार बता दिया कि एक्सप्रेशन क्या है और इक्वेशन क्या है, तो फिर फर्क आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यू नो द डिफरेंस। ठीक है, नाउ आफ्टर डूइंग दिस, ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या है, कहीं पे भी इक्वल टू का साइन है नहीं है सर, तो यहाँ पर क्या साइन है, प्लस का साइन है। व्हेन वी हैव प्लस साइन एंड फ्रैक्शंस वी हैव टू टेक एन एलसीएम टू मेक द डिनोमिनेटर्स एज सिंपल। ठीक है, तो 3 4 का एलसीएम लिया, 3 1 3। ठीक है, एंड 4 1 4 ही ले लेता हूँ। ठीक है, 2 2 से लेने, तो 3 4 12 एलसीएम आ गया। अब कुछ लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कहते हैं। सो यू मस्ट नो कि आपके पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं तो गुड। अच्छा, इसी सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन मैं अलजेब्रिक इक्वेशंस पे कराऊंगा। जब इक्वेशंस करेंगे ना, तो इक्वेशंस में मैंने दो मेथड बताया, सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स और ड्रॉ लाइन। तो मैं बताता हूँ इसमें इसमें भी क्या कैटेगरीज होती है। तो पहले अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सी, इजी। ठीक है, 3 4 का एलसीएम लिया, आपके पास 12 एलसीएम आ गया। 3 × 4, सो द होल ब्रैकेट विल बी मल्टीप्लाइड विद 4। सो फिर आप पहले इसको इस तरीके से लिखेंगे। किसी ने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराया ना, और डायरेक्ट सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 2 से नहीं करवाया, तो आई मेक श्योर कि उसके मार्क एक भी ना मार्क मिले। ठीक है, और ये 4 3 सा होता है, एंड दैट होल ब्रैकेट विल बी मल्टीप्लाइड विद 3, सो 3 4x - 6। सिंपल, नाउ यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द थिंग्स। 4 3 से 12, 12x, 4 2 से 8 है। माइनस माइनस, अच्छा क्या माइनस का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा सर। 3 4 जा 12x। ठीक है, 3 6 जा 18। okay, now you will be getting some like terms and non-like terms। तो 24x हो गया, और ये 18, -8 और -18, ये हो गया माइनस, लेट सपोज -26। ठीक है, और ये अच्छा, तो ये अब हमारे पास क्या आ गया, ये एक हमारे पास आंसर आ गया जो एलसीएम टेकिंग से आया। गॉट इट एवरीवन। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होंगी चीजें। ये हमारे पास होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खत्म। अब हमारे पास आती है इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस में ही मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी करा दूंगा, टेंशन ना। ठीक है, तो मैंने इसीलिए इंटीग्रेटेड वीडियो बनाई है, जिसमें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपके पास एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस, सब चीज़ें एक ही साथ आ जाए।
अब जो है वो क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का सबको क्लियर होगा, जिसको क्लियर नहीं है वो दोबारा से रिवाइंड करे वीडियो को और प्रॉपर तरीके से एक बार दोबारा देख लें। आई नो कि एक बार में क्लियर होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वैसे हम ये चीज़ें काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट फॉर द रिविजन है ये वीडियो, सो यू मस्ट हैव टू वॉच इट ओनली वंस। ठीक है, और जिसको लगता है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसको लगता है कि अगर मैं वीडियो ना भी देखूं तो मैं अच्छे गुड ग्रेड्स उठा सकता हूँ, 20 आउट ऑफ 20 उठा सकता हूँ, तो आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, यू कैन स्किप द वीडियो। ठीक है, बट आई विल रिकमेंड कि देख लो तो अच्छी बात है। ठीक है, इट विल बेनिफिट यू इन द बिग कॉज। अच्छा, अब ये क्या है हमारे पास, अब इक्वेशंस पे बात होगी। ठीक है, अब ये आपके पास क्या आएगा, हर हर चीज में इक्वल टू का साइन आएगा, और जब हर चीज में इक्वल टू का साइन आता है तो आपके पास किस तरीके से सॉल्यूशन। सबसे पहले कैटेगरी वन लिख लेते हैं हम यहाँ पे हमारे पास, दैट इज कैटेगरी वन ऑफ दिस क्वेश्चन। आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? ठीक है, सो कैटेगरी वन। ओके, सो गुड है, फेयर इनफ। अच्छा, अब कैटेगरी वन क्या थी हमारे पास, सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या है, सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। अब जब आपके पास ये क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब ये कैटेगरी के टाइप्स आती हैं, तो अब आपको क्या करना होता है, आपको सिंपली थोड़ा सा अलर्ट रह के काम करना होता है। अब आपको हर इक्वेशन में क्या दिखेगा, अब आपको हर इक्वेशन में दिखेगा इक्वल टू का साइन। जब हर इक्वेशन में इक्वल टू का साइन दिखना नजर आ जाए ना, तो समझ जाए कि ये लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी वन। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपके पास दी हुई होगी, आ, ठीक है, आपके पास इक्वेशन दी हुई होगी 3x - 4 इज इक्वल टू 3। तो अब आपके पास ये क्या है, एक एक्सप्रेशन दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है, नॉट एन एक्सप्रेशन। अब अगर मैं एक्सप्रेशन कहता हूँ तो मैं गलत कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, एक इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन के लिए वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे, ये 4 माइनस हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, प्लस होगा। तो ये 3 + 4 7 हो जाएगा, एंड 7 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, ये 3 रहेगा। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये 7/3 है। ठीक है, सिंपल सर। सेकंड कुछ और एग्जाम्पल दें, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम यहाँ पर। एक और एग्जाम्पल करते हैं हम, 4x 3 - 3 - 4 3x - अब गौर से देखना, ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिल रिलेट कर रहा है, किससे रिलेट कर रहा है, ये एक्सपेंशन से रिलेट कर रहा है, किसी ने इसको एक्सपेंशन से थोड़ा रिलेट कराओ। है तो ये एक्सपेंशन ही, लेकिन इसमें क्या करना है आपने, इक्वल टू का साइन है, तो इसमें आपको यहाँ पर नहीं छोड़ना अपने आंसर को। आपने यहाँ पर क्या छोड़ दिया था, यहाँ पर छोड़ दिया था ना अपने आंसर को, यहाँ पर नहीं छोड़ना है। अब आपने प्रॉपर सॉल्व करना होगा, आपने प्रॉपर एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। किस तरीके से निकालेंगे सर एक्स की वैल्यू, देखते हैं किस तरीके से निकलती है एक्स की वैल्यू। लेट्स सी, 4 3 से क्या होता है आपके पास 12x, 4 2 से क्या होता है आपके पास 8, एंड 4 2 से आपके पास 8x है। नाउ यू हैव टू like terms, first shift the like terms on the same side and unlike term on the same side. So 12x, ये 8 यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो वहां जाके क्या होगा, माइनस होगा, तो 12x - 8x हो जाएगा। ये माइनस हो रहा है तो वहां जाके क्या होगा, प्लस। तो 12x - 8x कितना हो गया हमारे पास, 4x, एंड दैट इज 8। सो x 8/4, so 4 1 जा 4 and 4 2 जा, so x is equals to, so you will get an answer of x equals to 2 while solving this question. ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ तक ये होती है आपके पास वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चंस के टाइप आती है, वो भी देख लेते हैं हम। ठीक है, द क्वेश्चन इज लाइक बिग दिस, 3x - 2/3 इक्वल्स टू 4x - 6/8। अब जरा गौर से क्वेश्चन देखना, द क्वेश्चन इज वेरी 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 मच सिमिलर टू दैट क्वेश्चन जो मैं अभी दिखा। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, दिस दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है हमारे पास, एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देयर इज नो साइन ऑफ इक्वल्स टू। ठीक है, देयर इज नो साइन ऑफ इक्वल्स टू इन दिस इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, बट इन दिस एक्सप्रेशन देयर इज अ साइन ऑफ इक्वल्स टू। So it will no longer be limited to an expression. It will become equation when the sign of equals to gets into, मतलब इक्वल्स टू का साइन जब भी एंटर हो जाता है ना, तो हमारे पास फिर वो एक्सप्रेशन नहीं रहती, वो फिर क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। सो नाउ यू हैव टू सॉल्व इट फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ यू जस्ट नॉट हैव टू डू इट लाइक दिस। अगर किसी ने फिर इसको इस तरीके से करा है तो ही विल बी रॉन्ग।
ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेने का यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता, क्योंकि वो इक्वल्स टू का साइन है। ठीक है, और ये प्लस का साइन है, हम सिर्फ प्लस माइनस में एलसीएम ले सकते हैं, इक्वल्स टू में नहीं ले सकते। हाँ, अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि आप इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ डिवाइड हो रहा है और ये भी यहाँ डिवाइड हो रहा है। अब मैंने जाहिर बात है ये फ्रैक्शंस को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस डिवीजन को इधर भेजूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो ये 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x-2 से। ठीक है, एंड देन ये मल्टीप्लाई, ये उधर चला गया ना, तो बस खत्म। अब किसी ने एलसीएम लेके लिखा ना 24 और फिर इसको करा, तो गलत है। ठीक है, तो ये उधर चला गया, ये इधर आ गया, बस खत्म, दैट्स इट। अब ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडली ये 3 उधर चला जाएगा, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4x-6, तो ये 3 भी यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल आपने एक ही लाइन में लिख के आपने सारी चीजें करनी है। 8 3 से 24x, 8 2 से 16, 3 4 से 12x, 3 6 से 18। ठीक है, आपने लाइक टर्म्स को एक साथ लग दिया, 24x-12x। ठीक है, और -18 + 16, 24 - 12, you will be getting an answer of 12x। ठीक है, एंड -18 + 16 is equals to how much? -2। ठीक है, so x equals to -2/12, and you can solve it. 2 1s are 2 and 2 6 are 12, so you will be getting an answer of -1/6. So this is the type of question that I wanted to discuss it with you। ठीक है, so ये इस तरीके से होता है जिसमें आपको प्रॉपर एक x की वैल्यू निकाल। Now you just have to find the value of x, and you have to plot. You have to find it the value of x, and you have to give a proper answer। इसमें आपके पास प्रॉपर आंसर नहीं था, आप हर जगह रॉ फॉर्म छोड़ देते हैं। यहाँ पर भी आपने रॉ फॉर्म छोड़ दी थी, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है ही नहीं ना, यहाँ पर इक्वल टू कहीं भी नहीं है। तो इक्वल टू नहीं है तो सॉल्व नहीं हो सकता, इक्वल टू नहीं है तो सिर्फ सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, इक्वल टू नहीं है तो सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, ये देखो कहीं भी हुआ है, सॉल्व नहीं हुआ, बिकॉज इट्स एन एक्सप्रेशन। हाँ, जैसे इक्वल टू आने स्टार्ट हुआ, आंसर आने स्टार्ट हो गया, x = 2, फिर आ गया x = -1/6। सो गॉट इट। इस तरीके के आंसर आते, क्वेश्चन आते तो किस तरीके से करने हैं, और उस तरीके के आते तो किस तरीके से करने। तो ये डिफरेंट कैटेगराइज कर दिया मैंने, तो बहुत ज्यादा फिजिबिलिटी हो गई होगी आप लोगों के लिए। बट थोड़ा सा तो डिफिकल्ट पार्ट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इट्स एन अलजेब्रा, और अलजेब्रा में मुझे भी पता है कि सबको क्लैरिटी नहीं होती। इट टेक्स टाइम टू गेट क्लियर इन अलजेब्रा। बाकी प्रैक्टिस करते हैं, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। सेकेंडली अब हमारे पास इसकी सेकंड कैटेगरी रहती है, वो लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज होल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उस कैटेगरी को करने से पहले मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड राइटिंग द हेडिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दैट इज द मोस्ट, दैट इज माय फेवरेट टॉपिक ऑफ। ठीक है, ऑफ कोर्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, इसकी कुछ बातें डिस्कस करेंगे फटाफट, और इंशाल्लाह वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास इट्स अ 5 मिनट्स टॉपिक। ठीक है, मैं यहाँ पर फटाफट बनाता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, एंड दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप सो सब बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि मैंने जितने टेस्ट लिए, जितनी चीज़ें कराई हैं, तो आई नो के सबको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है। यहाँ पर दोनों एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, पहले एक्स लिखा जाता है, फिर वाई लिखा जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक्स नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास एक्स भी नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और वाई भी क्या होता है, नेगेटिव। आपके पास एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपके पास, क्या आपके पास एक्स तो पॉजिटिव हो जाता है, एक्स पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन वाई क्या हो जाता है, नेगेटिव। मतलब प्लस माइनस का चक्कर होता है। ठीक है, सो ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इन क्वाड्रेंट्स को लेकर आपने जो है ना वो डिसीजन मेकिंग करनी होती है। कभी कभार आपके पास क्वाड्रेंट पूछ लेता है कि किस में क्या पॉजिटिव होता है, किस में क्या पॉजिटिव होता है, तो यू मस्ट हैव टू मेमोराइज दैट थिंग। और ये मेमोराइज से ज्यादा ये तो समझ भी आ गया हमें। तो हमें बस ये याद रखना है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर 1 2 3, अगर मैं कोऑर्डिनेट रीड करने जाऊंगा तो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर भी हो, तो कोऑर्डिनेट रीड करूंगा तो ये 2 2 2 1 आएगा, तो ये दोनों पॉजिटिव आ गए। यहाँ पर रीड करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, -1 होगा। तो -1 से 2 पे रीड करूंगा तो ये -1 2 आ गया, तो ये -1 2 आ जाएगा। तो एक्स माइनस में आ गया और वाई पॉजिटिव में आ गया, मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। यहाँ पर रीड करने जाऊंगा तो ये क्या होगा, लेट सपोज ये -1 होगा और ये भी -1 होगा, तो -1 ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर दोनों क्या हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो गई। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये तो पॉजिटिव है 2,
लेकिन ये क्या है, नेगेटिव है -1, तो यहाँ पर 2, -1 आता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई कि ये भी पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स के बारे में कहानी हो गई, प्लॉटिंग के बारे में कहानी होती है, प्लॉटिंग आएगी तो आप लोग आराम से कर सकते हैं ग्राफ को देख के। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ना वो दो लीनियर इक्वेशंस में दो चीज़ों के ऊपर बात करनी होती है। लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास लीनियर इक्वेशंस में भी दो चीज़ें आती हैं, एक वन वेरिएबल होती है, एक क्या होती है, टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का कोई प्रॉपर आंसर नहीं आता, आपको दोनों की लाइन की इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। वन वेरिएबल में होता ही है कि आपके पास एक वेरिएबल होगा, लेट सपोज, या तो आपके पास होता है या तो आपके पास एक्स की कोई वैल्यू गिवन होगी या फिर आपके पास वाई की वैल्यू। अगर एक्स इक्वल टू -3 है, वाई इक्वल टू 2 है, तो इन दोनों की इक्वेशन किस तरीके से, इन दोनों को किस तरीके से प्लॉट कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो क्या कहता है लीनियर इक्वेशन में, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, हो सकता है वो लाइन वन वेरिएबल की हो सकता है वो लाइन टू वेरिएबल की हो, दोनों के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती है। वन वेरिएबल के लिए क्या टेक्निक होती है कि आपके पास दो लाइन, अगर उसने ये दे दिया आपको पार्ट में, ये तो ये दिया, तो आप इन दोनों लाइंस को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे, यू जस्ट हैव टू सिंपली ड्रॉ ग्राफ। ठीक है, आपने ग्राफ बनाना है अपने ग्राफ पेपर पर प्रॉपर तरीके से। ठीक है, यू नो दैट इज 1, दैट इज 2, दैट इज 3, एंड दैट इज 1, दैट इज -2, दैट इज -3, that is 1, that is 2, and that is net 3, that is -1, that is -2, and that is -3। ठीक है, अब मुझे भी पता है कि क्या करना है, कि हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है। अच्छा, जस्ट रिमेंबर दैट थिंग जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कि जब भी आपकी इक्वेशन में एक्स हो, whenever you will be given with the equation that is representing x, ठीक है, written like x is equal to -3, इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू -3, आपकी जो लाइन होगी वो कैसी होगी, आपकी लाइन होगी वर्टिकल। आपको पता है कि x का एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, तो आप याद रखें कि x की लाइन क्या होगी, वर्टिकल होगी, ऑपोजिट होगी, तो इसकी लाइन क्या होगी सर, हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये दिया हुआ है x इक्वल टू -3 को प्लॉट करें, तो x इक्वल टू -3 की लाइन कहाँ बनेगी, x इक्वल टू -3 की लाइन बनेगी, इट विल बी समवेयर हियर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ठीक है, और अगर x इक्वल, ये किसकी लाइन हो गई, x इक्वल टू -3 की, और अगर y इक्वल टू 2 की लाइन प्लॉट करने का कह रहा है, तो y इक्वल टू 2 की लाइन कहाँ होंगी प्लॉट, इट विल बी समवेयर हियर। ठीक है, गॉट इट, तो ये क्या होगी, y इक्वल टू 2 की लाइन। ठीक है, आप हो सकता है वो एग्जामिनर थोड़ा सा वे ऑफ आस्किंग चेंज करे, वो यहाँ पर लाइन बना के दे दे और पूछे इसकी लाइन क्या है। तो आप लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 2, क्योंकि वर्टिकल लाइन है, तो आपको पता है कि कौन से पॉइंट पे आ रही है, पहले आप पॉइंट रीड कर लें, पॉइंट क्या है, 2। ठीक है, फिर वर्टिकल है तो x लिख दें पीछे, और हॉरिजॉन्टल है तो y लिख दें, सिंपल। अच्छा, इसमें ये होता है इसमें ये होता है वन वेरिएबल में एक और केस बनता है वन वेरिएबल का, तो मैं वन वेरिएबल का एक और केस डिस्कस कर लेता हूँ, कि वन वेरिएबल को जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वन वेरिएबल में होता ही है कि आपके पास कभी कभार इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है आपको, जैसे आप ये करते हुए आ रहे थे ना पीछे, कि एक्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं, ये वैल्यू निकालने तक वो लेके जाता है आपको, वैल्यू निकलवाता है पहले, आप वैल्यू निकालते हैं तो फिर इसको कहता है कि 7/3 को प्लॉट कर दो। वैल्यू निकलवाता है कि आपने वैल्यू निकाली, एक्स इक्वल टू 2 आ रही है, फिर आप जाके इसको प्लॉट करें एक्स इक्वल टू 2। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो यू मस्ट हैव टू बी अवेयर कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक्स 3x+4 इज इक्वल टू इज इक्वल टू, लेट सपोज 8 लिख लो, तो अब आपको बहुत क्यूरियसली, आपको बहुत ज्यादा देख के संभाल के ये देखना होगा, ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा कि आपके पास क्या है, आपके पास होना चाहिए इतनी टेक्निक कि आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। कैसे, कि ये -8 लिखा हुआ है, 3x+4, और वो कह रहा है कि आपने इसको ड्रॉ अ लाइन ऑन ग्राफ। ठीक है, अब उसने सवाल में कह दिया ड्रॉ लाइन ऑन ग्राफ, आपको पहले इसको सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे आप, मैंने कहा है ना अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या तरीका है, आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, किस तरीके से निकालेंगे आप, इस 4 को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4, तो ये -8 -4 हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज 3x, ये एक्स एज इट इज रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये 3x एज इट इज रहेगा, ये -8 -4 -12 हो जाएंगे, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड। So 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, so you will get an answer of my x is equal to -4। और आप इस चीज को ग्राफ पे जब बनाएंगे तो ये कहाँ बनेगी, x इक्वल टू -4, इट विल बी समवेयर हेयर। ठीक है, तो आपकी लाइन कहाँ बनेगी, इट विल बी समवेयर, गॉट इट। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इट्स नॉट दैट के हमेशा सिंपल क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड कैटेगरी जो मैं डिस्कस कर रहा था ना, कि आपके पास ड्रॉ करने के लिए लाइंस आती हैं।
ठीक है, यहाँ पर हमने डिस्कस करा था ना कि दो कैटेगरीज के क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व फॉर वैल्यू ऑफ एक्स हमने डिस्कस कर लिया, ड्रॉ अ लाइन विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमने ये देखा ना कि किस तरीके से लाइन ड्रॉ करवाई उसने हमसे, ये पहले कैलकुलेट करवाया उसके बाद लाइन ड्रॉ कराई। अच्छा, कमिंग ऑन टूवर्ड्स टू वेरिएबल में इतना कोई इशू होता नहीं है, इट्स सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, अच्छा टू वेरिएबल में होता ये है आपके पास कि आपकी जो है ना वो लिखी हुई होगी इक्वेशन ऐसे y इज इक्वल टू 3x+2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो है ना वो आपको एक टेबल बनाना है। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि आपने इस लाइन को ड्रॉ करना है ग्राफ पे, तो अगर आपको इस ड्रॉ लाइन कह रहा है ना ग्राफ पे, तो आप क्या करेंगे, पहले तो एक टेबल बना लेंगे अपने पास, सिंपल सा। ठीक है, जब आपने टेबल बना लिया तो सिंपली आप क्या करेंगे, पहले कॉलम्स बनाएंगे और रोज भी बना लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि कितने कॉलम्स बनाने होते हैं, तीन। सर ने कहा था तीन वैल्यूज कोई भी पिक कर लो। ठीक है, पहले में क्या आएगा, एक्स आएगा, और दूसरे में क्या आएगा, वाई आएगा। जब आपने वैल्यू पुट करी 0 1 2 ऐसे पुट करनी। ठीक है, तो वाई इक्वल्स टू 3 में 0 पुट करा एक्स की जगह, तो वाई की वैल्यू क्या आई, 3 0 से 0 और +2, ये आ गया आपके पास 2। तो बी एक्टिव वाइल सॉल्विंग दिस। 3 0 से 0 करके लोग 0 लिख देते हैं, गलत है। 3 0 से 0 और फिर +2 आएगा, +2 भी आएगा। ठीक है, सो फिर सेकंड वन को सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू, अब x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 3 1 + 3 3 + 2 5 आ गया। ठीक है, तो 5 आ गया। ठीक है, फिर सेकंड थर्ड वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज 3 को x की जगह 2 रखेंगे, 3 2 = 6 6 + 2 8 आ गया। तो y की जगह 8 आ गया जब आपने x को 2 रखा। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने इस का ग्राफ बनाना है और ग्राफ में इसको प्लॉट करना है। सर ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ में यहाँ पर बना देता हूँ सिंपली, थोड़ा सा छोटा सा ग्राफ बना देते हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज। ठीक है, आप जो है वो प्रॉपर आपके पास ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ पेपर पे आप बनाएंगे। ठीक है, सॉरी, उसको मैंने 2 4 6, अच्छा सॉरी मैं क्या ले रहा हूँ, 1 2 3 ले लिया, -1 -2 -3 ले लिया। ठीक है, ये ले लिया मैंने 2 4 6 और 8। ठीक है, अब अगर मैंने देखा तो 0 पे क्या आ रहा है, मेरे पास 2 आ रहा है। अच्छा, 0 पे 2 का मतलब ये है कि x पे 0 और y पे 2, x पे 0 और y पे 2, x पे और 0 और y पे 2 कहाँ पर आता है, x पे 0 और y पे 2 यहाँ पर आता है, x पे 0 और y पर 2। तो ये पॉइंट होगा आपका, कौन सा पॉइंट होगा, जो मैं अभी पिंक से प्लॉट कर रहा हूँ, ये पॉइंट आपका क्या होगा, x पे 0 और y पे 2, अभी जो मैंने प्लॉट करा है, ये पॉइंट आपका x पे 0 y पे 2। सेकेंड वन क्या है आपके पास, x पे 1 और y पे 4। तो पहले आप रीड करेंगे x पे 1 और y पे 5, तो x पे 1 और 5 पे 5, तो x पे 1 और y पे 5 आपका यहाँ। ठीक है, थर्ड वन 2 पे 8, तो पहले आप x को 2 पे रेट करेंगे, 8 तक जाएंगे और 8 पे यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया, तो आपने यहाँ पर एक और पॉइंट लगा दिया। अब जब आपकी ये प्रॉपर एक लाइन बन गई, तो आपने एक लाइन को इस लाइन को ज्वाइन करा और इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, तो ये आपके पास बन गया एक लाइन ऑफ इक्वेशन। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 3x+2, दैट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। व्हाट इट, ये होता है हमारे पास टू वेरिएबल का केस, इट्स सिंपल एज पॉसिबल। बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आई गेस कोई मसला किसी को होगा नहीं, फुल मार्क्स गेनिंग टॉपिक है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक और चीज आती है हमारे पास, दैट इज रिमेनिंग। ठीक है, मैं वो भी करा देता हूँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ठीक है, हाँ, वाई इंटरसेप्ट, दैट इज नोन एज सी। ठीक है, ये हमारे पास सी कहलाता है, और हमारे पास एक और चीज होती है दैट इज ग्रेडियंट, वो हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको एम से। अब सी और एम का हमारे पास क्या केस होता है वो भी देख लेते हैं हम। अच्छा, हमें पता है कि एक्सप्रेशन लिखी हुई होती है ऐसे जैसे हमने पीछे लिखी हुई थी, ये टू वेरिएबल्स का केस है। ठीक है, ये वन वेरिएबल में कोई ऐसा केस होता ही नहीं है, टू वेरिएबल का केस होता है जहाँ पर आपकी लाइन क्या होती है, स्लांट बनती है। अब आपने देखा कि y = 3x+2 लिखा हुआ है, अब y = 3x+2 को किस तरीके से सॉल्व करूं, सर मेरे पास 3 है और 2 है। अगर मैं देखूं तो ये क्या है, मेरे पास y = 3x+2। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की, y = mx + c। अब इसमें m क्या है, ग्रेडियंट, और c क्या है, y इंटरसेप्ट। अच्छा,
जो भी चीज x के साथ लिखी हुई है वो क्या होगी, ग्रेडियंट। जो x का कोफिशिएंट क्या होगा, ग्रेडियंट। x का कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा, ग्रेडियंट। इसके लिए शर्त ये है कि y सब्जेक्ट बना हुआ हो, y अकेला हो। ठीक है, जब y अकेला होगा और c वो होगी, ठीक है, तो हमारे पास ग्रेडियंट होगा। और y इंटरसेप्ट हमेशा अकेले से लिखा हुआ होगा। तो ये हमारे पास सिंपल केसेस होते हैं। अच्छा, अब इस इक्वेशन में अगर देखूं तो क्या होगा मेरे पास, कि m क्या होगा, m की वैल्यू होगी सर 3, क्योंकि x के साथ क्या लिखा हुआ है m। और 2 की y इंटरसेप्ट क्या होगा 2, c की वैल्यू क्या होगी 2, बिकॉज ये ऐसे लिखा हुआ है। अगर एक ऐसे भी लिखा हुआ है कि 2 माइनस एक्स, तो आप देख सकते हैं कि 2 क्या है, अलग लिखा हुआ है, तो 2 क्या होगा, y इंटरसेप्ट। मतलब 2 को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, c इक्वल्स टू 2 लिखूंगा। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो x के साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, तो x के साथ क्या लिखा हुआ है, -1। तो m क्या होगा मेरा, ग्रेडियंट क्या होगा मेरा, -1। तो ये चीज होती है। इसके काफी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करिएगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाती है एट, ठीक है, डॉट। Okay, so Assalamu alaikum. अच्छा, so last but not least the chapter is conversions. So we are left with conversions. Conversions में जो है ना वो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है और बस सिंपली 3 चीज़ों पर पूरी जो है ना वो आपकी कन्वर्जन बेस्ड है। लेंस के रिलेटेड हम 3 चीज़ों में बात करते हैं। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज़ दैट 1 किलोमीटर इज़ ऑलवेज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 1000 मीटर्स। ठीक है, एंड देन 1 मीटर इज़ इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, दैट इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, एंड देन 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आपको बेसिक ये चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर और क्यूब वाली क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। बट बिफोर गोइंग टू दैट थिंग हम जो है वो ये चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको 1 किलोमीटर से मीटर में जाना है, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है, सो यू बी रिक्वायर्ड टू डू। वैसे ही सेम अगर आपको रिवर्स जाना है तो फिर आपको क्या करना होगा। अगर आपको फॉरवर्ड मूव करना है तो आप क्या करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई बाय 1000, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। यू विल बी मल्टीप्लाइड इट विद बाय 100, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। सॉरी, आई रोट इट 100 ओवर हेयर, सॉरी। तो दिस इज ऑलवेज, ठीक है, लेट मी करेक्ट इट। ठीक है, दिस इज 10 सेंटीमीटर। सो सेम गोज़, अगर हमें बैकवर्ड मूव करना है तो हमें क्या करना है, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 100 एंड डिवाइड बाय 1000। ठीक है, अच्छा, बस ये आपने ये जो इतना सा मैंने लिखा है ना येलो से, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जिस बच्चे को ये चीज़ याद हो गई, सो उसको पेपर में कोई भी कैटेगरी का क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, वो नहीं, स्क्वायर क्यूब कैसा भी आ जाए वो कर लेगा। अच्छा, बिफोर गोइंग टू दिस, ठीक है, स्क्वायर क्यूब पे जाने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, पहले तो हम नॉर्मल बेसिक करते हैं। अगर इफ़ इट इज़ रिटन 5.8 किलोमीटर्स इन 2 मीटर्स, सो व्हाट विल बी योर आंसर। अच्छा, सबसे पहले किलोमीटर से मीटर में जाना है। आपको ये रूल याद होगा कि किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो आपने यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाई बाय 1000। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका पॉइंट आगे मूव करता है राइट साइड पे। ठीक है, और अगर आप वो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका लेफ्ट साइड मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5.180, इसको 3 जीरो से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 बार आगे ले जाऊँगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 5180 किलोमीटर। So I'll be writing the answer, that is 5180. ठीक है, कमिंग ऑन टूवर्ड्स अनदर पार्ट। ठीक है, अच्छा, अब इसमें स्क्वायर को इंक्लूड कर देते हैं। लेट सपोज ये लिखा हुआ है 27356.6.8। ठीक है, एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू, इट इज़ रिटन मीटर स्क्वायर एंड आई हैव टू चेंज इट इनटू no, it is written in, I guess it is written like centimeter square and I have to change it in meter square. ठीक है, सिंपल इज़ दैट। अच्छा, अब फॉरवर्ड एक बार चलेगा तो अब रिवर्स जाके देखते हैं। ठीक है, मीटर से हमें सेंटीमीटर पे आना है, मीटर से वो सेंटीमीटर से मीटर पे आना है, तो क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय 100। तो पहले आप बेसिक देख लें। अब ये स्क्वायर को इग्नोर करा हुआ है मैंने, सिर्फ ये देखा कि कहाँ से कहाँ तक आना है, सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है। जब सेंटीमीटर से मीटर पे जाता हूँ तो क्या होता है, डिवाइड बाय 100। तो ये मैंने करा, उसके बाद मेरे पास डिवाइड बाय 100 मैंने लिख दिया। अब मैं देखूँगा कि ये क्वांटिटी क्या है, ये स्क्वायर की क्वांटिटी। स्क्वायर की क्वांटिटी का मतलब ये है कि 2 ज़ीरोज़ यहाँ, तो और 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगे। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जो भी आपके जीरोज़ लगे हुए हैं उसको एक बार आप एक और बार लगा दें। अगर यहाँ 2 लगे हुए हैं तो 2 एक और बार लग जाएंगे। लेट सपोज अगर आपके पास 10 लिखा हुआ होता है और स्क्वायर होता तो फिर आप एक और जीरो लगाते। ठीक है, अगर 1000 लिखा हुआ होता और स्क्वायर लगता तो फिर आप 3 ज़ीरोज़ और लगाते। सेम गोज़ विद क्यूब। क्यूब को देखेंगे क्यूब का क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इसको। तो पॉइंट कहाँ जाना चाहिए, बैकवर्ड मूव करना चाहिए। तो 27536.8 और डिवाइड बाय 1000, तो 1 2 3
फोर ज़ीरोज़ हैं, तो 4 ज़ीरो से पीछे आया तो मेरे पास क्या बचा 2.73568. सो यू विल बी लेफ्ट विद द आंसर 2.73568. सॉरी, ठीक है, क्लियर. अच्छा, अब एक क्यूब का भी क्वेश्चन कर लेते हैं. बहुत से क्वेश्चन अराइज हो रहे होंगे क्यूब के बारे में. सो इफ़ आई राइट इट लाइक 2 3 4 8, ठीक है, एंड आई हैव टू चेंज इट इज़ इन मिलीमीटर क्यूब एंड आई हैव टू चेंज इट इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. अब नाउ फॉर सेंटीमीटर, फॉर गोइंग टू मिलीमीटर, अभी मैंने क्या कहा कि क्वांटिटी को इग्नोर करें. मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, क्या करना है, डिवाइड बाय 10. पहले आप ये लिख लेंगे डिवाइड बाय 10 करना है. अब फिर क्वांटिटी देखेंगे, क्यूब है. अगर क्यूब है तो मैंने कहा था स्क्वायर में क्या लगता है, एक और जीरो, तो क्यूब में 2 ज़ीरोज़ लगेंगे. मतलब अगर क्यूब में आपके पास 10 लिखा हुआ है तो आप उसके आगे 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे. मतलब एक ज़ीरो है तो एक और 2 ज़ीरोज़. अगर 100 लिखा हुआ है तो 2 ज़ीरोज़ है, 2 ज़ीरो पहले स्क्वायर के लगेंगे फिर क्यूब के लगेंगे, तो ये क्यूब में ऐसे 6 ज़ीरोज़ लगे. अगर 1000 लिखा हुआ है तो पहले आपके 3 ज़ीरोज़ यहाँ, फिर एक और बार 3 ज़ीरोज़, ठीक है, तो 9 ज़ीरोज़ लगेंगे. ये आपको देखना है बस. अच्छा, अब ये क्या है, 2 3 4 8 डिवाइड बाय 1000. तो पॉइंट आपका कहाँ पर है, 2 3 4 8. पॉइंट आपका एंड में है, जब कहीं नहीं होता तो 1 2 3 4. तो 4 ज़ीरोज़ या 3 ज़ीरोज़, 3 ज़ीरोज़ बैक आना है. तो 1 2 3 3, तो दैट विल बी 2.348. So the answer will be 2.34. So I hope so this will be clear and the all video is clear to you all, guys. If you have any confusion, just wind it back and watch the full video, ठीक है. So this is the very crucial part, ठीक है. Conversions को अच्छे से देख लेना. Okay, till then see you. Allah Hafiz. If you have any query, do mention it below. Okay, Allah Hafiz.